हम लोग बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं एंटी कैंसर ड्रग्स। जर्नल सा डीपीटी का है, जर्नल सा पढ़ेंगे, लेकिन इंट्रो की कुछ चीज़ें हम लोगों को आनी चाहिए। ड्रग्स जर्नल डिस्कस कर देंगे आगे जाके, ठीक है। फिलहाल शुरू करने जा रहे हैं एंटी कैंसर ड्रग्स, चैप्टर नंबर 35 लिव इन हॉट से। जी अब सबसे पहले जी अक्सर देखोगे वर्ड कहीं इस्तेमाल किया गया ट्यूमर, कहीं वर्ड आया है नियोप्लास्ट। कुछ डिफरेंस पैथोलॉजी पढ़ी ना, डिफरेंस का आइडिया है कोई डिफरेंस इसमें कि नहीं बच्चों? इसमें एक्चुअली देखा जाए ना लिटरेचर के अकॉर्डिंगली कोई डिफरेंस नहीं इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। अब ट्यूमर क्या चीज है? ट्यूमर इज बेसिकली गुड ओवर ग्रोथ है, ओवर ग्रोथ सारे स्वेलिंग है, लंप है, दैट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द इन्फ्लेमेशन। सारे स्वेलिंग लंप तभी बना है ना जब ओवर ग्रोथ हुई है, जब इन्फ्लेमेशन हुई है, दैट इज बेसिकली ट्यूमर। अब नियोप्लास्ट मींस न्यू ग्रोथ, न्यू फॉर्मेशन, न्यू सेल्स बन रहे हैं इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, बढ़ते जा रहे हैं, कंट्रोल में नहीं है, एबनॉर्मल मैस है, मींस एबनॉर्मल स्वेलिंग है, यही है ना। एबनॉर्मल आपके पास आप कह सकते हैं जी यही हम लोग पढ़ा, नॉर्मल स्वेलिंग है, एबनॉर्मल लंप है, दैट लंप इज ऑफ सेल्स, वो सेल्स जो अनकंट्रोलेबल मैनर में रेप्लिकेट करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इस एबनॉर्मल मैस को हम कहते हैं दिस इज नियोप्लास्ट। लिटरेचर में देखो तो जी नियोप्लास्ट और ट्यूमर एक ही चीज आपके पास आ रही है, दोनों में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे ना व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ट्यूमर एंड द नियोप्लास्ट, बाय वर्ड तो हमें डिफरेंस आ रहा है जी, ये तो स्वेलिंग है, नियोप्लास्ट न्यू ग्रोथ है, भी स्वेलिंग भी तो सेल्स की वजह से ही आ रही है ना, तो इट मींस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कैंसर के आर्टिकल्स उठा के पढ़ो, कहीं उसने वर्ड यूज कर दिया ट्यूमर, कहीं उसने नियोप्लास्ट का वर्ड यूज कर दिया, ये अलग बात है। अब इसमें कैंसर क्या चीज है वो एक अलग बहस है, ठीक है। सो अब नियोप्लास्ट आगे जाके वर्ड नियोप्लेजिया भी इस्तेमाल होगा, इसको भी डिस्कस करते हैं। कुछ आइडिया है नियोप्लाज्म और प्लेजिया में डिफरेंस? अच्छा, अब नियोप्लेजिया बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नियोप्लेजिया एब्नॉर्मल ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि नियोप्लाज्म मैंने लिखा कि सेल और टिश्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पढ़ा था ना, नियोप्लाज्म न्यू फॉर्मेशन, किस चीज की फॉर्मेशन? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स और टिश्यू। जब मैं वर्ड यूज करूँ ना नियोप्लाज्म, इट मींस मैं सेल को इंडिकेट कर रही हूँ, नई ग्रोथ को इंडिकेट कर रही हूँ। जब मैं वर्ड यूज करूँ ना प्लेजिया, मींस मैं एक प्रोसेस को इंडिकेट कर रही हूँ, वो प्रोसेस जिसकी वजह से न्यू सेल्स बन रहे हैं इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, दिस इज एक्चुअली दी नियोप्लेजिया। मींस नियोप्लेजिया इंडिकेट कर रहा है आपके पास इधर एबनॉर्मल ग्रोथ को, नियोप्लाज्म इधर इंडिकेट कर रहा है सेल्स को या टिश्यूज को या न्यू फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी, नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर? पैथोलॉजी पढ़ी है जो आपको आइडिया है। बिनाइन ट्यूमर क्या चीज है? लोकलाइज्ड है, ठीक है, लोकलाइज्ड है, नॉन इन्वेसिव है, नॉन कैंसरस है, ठीक है। वो ट्यूमर्स जो बिनाइन है दैट आर बेसिकली नॉन कैंसरस। वो ट्यूमर्स जो कि आपके पास रेप्लिकेट कर रहे हैं, जो कि प्रोपागेट कर रहे हैं, मेटास्टेसिस के प्रोसेस में जा रहे हैं, वो ट्यूमर्स जो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, इन्वेड कर रहे हैं, इनफिल्ट्रेट कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, मेटास्टेसिस के प्रोसेस में जा रहे हैं, बेसिकली वो आपके पास मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं, वो बेसिकली कैंसरस है। अब यहाँ डिफरेंस वही पैथोलॉजी वाला डिफरेंस रिवाइज कर देते हैं जी। बिनाइन में और आपके पास मेलिग्नेंट में डिफरेंस क्या है? बिनाइन क्या है? स्मॉल है, मेलिग्नेंट लार्ज है। बिनाइन स्लो ग्रोइंग है, फास्ट ग्रोइंग मेलिग्नेंट है। बिनाइन नॉन इन्वेसिव है, मेलिग्नेंट आपके पास इन्वेसिव है। बिनाइन आपके पास लोकलाइज्ड रहता है, जबकि आपके पास मेलिग्नेंट में इन्फिल्ट्रेट करता है, पेनिट्रेट करता है, स्प्रेड करता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जाता है, मेटास्टेसिस के प्रोसेस में जाता है, लोकलाइज्ड नहीं है, ठीक है। ओके, अब ये हम लोगों ने ये कैंसर हम लोगों ने स्टडी कर लिया, ट्यूमर, नियोप्लाज्म क्या है, नियोप्लेजिया क्या है, बिनाइन क्या है, मेलिग्नेंट क्या है, इसमें से एक्चुअली कैंसर है क्या चीज, ठीक है। अब हम और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ्स हैं जो आप लोगों ने पैथोलॉजी में भी पढ़ी होंगी, फिजियोलॉजी में भी इनका जिक्र आया होगा।
जी सबसे पहले तो एक तो हम लोगों ने पैथोलॉजी की टर्म नियोप्लेजिया रिवाइज कर दी जी, न्यू फॉर्मेशन हम लोगों ने देख ली। नाउ द सेकंड टर्म इज हाइपरप्लेजिया। हाइपर शो कर रहे हैं ना इंक्रीज, एंड प्लेजिया इज हाइपरप्लेजिया बेसिकली इंडिकेट कर रहा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। साइज की मैं बात नहीं करी, जस्ट इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। इधर एग्जांपल दी गई है जैसे कि देखा जाता है थायराइड ग्लैंड में, जिसमें नंबर ऑफ एपिथेलियल सेल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइपरट्रॉफी। इसमें क्या है जी, इंक्रीज इन साइज। पिछले में क्या था, इंक्रीज इन नंबर। हाइपरट्रॉफी में क्या है, इंक्रीज इन साइज। जैसा अगर उसने कार्डियक फिजियोलॉजी पढ़ी है ना, कार्डियक मसल्स का जो सेल्स का साइज इंक्रीज कर गया, ये चीज इधर आती है। नाउ व्हाट इज मेटाप्लेजिया। एक वर्ड है मेटाप्लेजिया, दूसरा है डिस्प्लेजिया, ठीक है। मेटाप्लेजिया जी देख लेते हैं क्या है। मेटाप्लेजिया में आपको जो एक मैच्योर सेल है दैट इज रिप्लेस्ड बाय एन अदर मैच्योर सेल। अब ये जो स्मोकर्स हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उनमें क्या है कि उनमें जो उनके लंग्स में क्या है, जो एक डिसऑर्डर आता है, एक मेटाप्लेजिया आता है, दैट इज रिप्लेसमेंट विद द स्केमस एपिथेलियम। रिप्लेस कर देते हैं स्केमस एपिथेलियम किसी एक दूसरी मैच्योर सेल टाइप को। वो मैच्योर सेल टाइप कौन सी है, देख के पढ़ के बताओ। कोलम्बर एपिथेलियम रिप्लेस हो जाती है विद द स्केमस एपिथेलियम, और ये कौन सा मेटाप्लेजिया, दैट इज स्केमस मेटाप्लेजिया। स्केमस मेटाप्लेजिया क्या है, जिसमें हमने रिप्लेस कर दिया कोलम्बर एपिथेलियम को विद द स्केमस एपिथेलियम। जिस चीज ने रिप्लेस करी उसके नाम पे हमने नाम रख दिया दैट इज स्केमस मेटाप्लेजिया, जैसे कि स्मोकर्स में देखा गया। नाउ डिस्प्लेजिया, डिस मींस डिसऑर्डर, प्लेजिया मींस ग्रोथ। अच्छा पीछे क्या था, रिप्लेसमेंट की एक मैच्योर सेल की दूसरे मैच्योर सेल। इधर रिप्लेसमेंट है एक मैच्योर सेल की लेस मैच्योर सेल से, ठीक है। इसकी जो इधर एग्जांपल दी गई है दैट इज सर्विक्स एपिथेलियम की रिप्लेसमेंट हो जाती है एक मैच्योर सेल की विद इमैच्योर सेल, ठीक है। नाउ अभी हम लोगों ने जी ये टर्म्स हम लोगों ने पढ़ी क्यों है, अब नॉर्मल ग्रोथ की टर्म्स पढ़ी क्यों है जी। एक सेल है, एकदम से तो कैंसर सेल नहीं ना बन गया, स्टेजेस से स्टेप्स से गुजरा तो जाके कैंसर सेल बनेगा। कैंसर सेल एकदम तो आपके पास प्योर कैंसर स्टेट में नहीं ना आ गया, पहले लोकलाइज इन सिटू स्टेट में था। इन सिटू मींस लोकलाइज, इन से याद रखो लोकलाइज था ये जगह पे, ठीक है। अब इसमें क्या एग्जांपल, पैथोलॉजी में भी पढ़ा होगा ना इसका पूरा साइकिल। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपके पास ये सेल था, ठीक है, नॉर्मल सेल था, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, अपना नॉर्मल फिजियोलॉजी को पहचान रहा था। सेल के अंदर म्यूटेशन आ गई, ठीक है। अब इधर सेल के अंदर म्यूटेशन आ गई, कलर्ड में उसने इंडिकेट कर दिया। इसने इधर ये कौन से एपिथेलियल सेल्स रिप्रेजेंट किए हैं, ये जो ब्लू में पर्पल में है, बेसिकली बता रहे जी कैंसर बनना शुरू हो गया, ठीक है, कैंसरस सेल्स की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा ये मेरे पास म्यूटेशन आ गई सेल के अंदर, एक म्यूटेटेड सेल्स ने अब आपने आपको मजीद इसके अंदर चेंजेस आती गई और कन्वर्ट कर दिया डिस्प्लेजिया के अंदर। मैंने बताया ना कि इधर कैंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी प्रॉपर कैंसर नहीं बना। ये जो डिस्प्लेजिया की स्टेट है दैट इज एक्चुअली दी प्री कैंसरस स्टेट, ठीक है। अब इस प्री कैंसरस स्टेट के बाद हम लोग आगे जी इन सिटू कैंसरस स्टेट में। अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे लोकलाइज्ड है। नीचे ये जो लाइट ब्लू लाइन नजर आ रही है दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन में इसने अपना को पेनिट्रेट नहीं किया, ठीक है। देन हम लोग कैंसरस स्टेट में आगे देखो कैंसर बढ़ गया है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस कर दी, दूसरे ऑर्गन्स को दूसरे टिश्यूज को भी इसने इफेक्ट कर दिया, ठीक है। नाउ दिस इज बेसिकली द कैंसर। अब इस स्लाइड में से क्या चीज एक्सप्लेन की है कि इसमें क्या है कि इन सिटू स्टेट क्या है, इन सिटू स्टेट क्या है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने ये रेफरेंस डायग्राम इस्तेमाल की। उसमें इसने बताया जी ये आपके पास एपिथेलियम है, इसमें जो ब्लू कलर है दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द कैंसर, ठीक है। और ये जो नीचे लाइन नजर आ रही है दैट इज बेसिकली द बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इसने बताया जी इन सिटू कैंसर स्टेट है क्या चीज, इसमें इसने मेंशन कर दिया कि इसमें है कि कैंसर तो बस ये एक स्टेट है दैट इज इन सिटू स्टेट भी इज अ स्टेट दैट इज बियॉन्ड डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया के बाद ही हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये डिस्प्लेजिया के बाद आ गया डिस्प्लेजिया रिवर्सिबल है, ठीक है, रिवर्सिबल है।
ओके जी। अब इसमें क्या है, सिक्योर स्टेट क्या है, आपका जो कैंसर है दैट इज बेसिकली कन्फाइंड है, कन्फाइंड है, लोकलाइज्ड है। जैसे ही अपनी कन्फाइंड स्टेट से हटा, इसने अब क्या किया कि दूसरे टिश्यूज और ऑर्गन्स को इफेक्ट करना शुरू कर दिया। जब तक तो वो कन्फाइंड था, उसने अपनी सराउंडिंग्स को बस इफेक्ट करना था, सिर्फ अपनी सराउंडिंग्स को इफेक्ट करना था। अब वो कन्फाइंड नहीं रहा, मेटास्टेसिस के प्रोसेस में चला गया, इसलिए सराउंडिंग के जो ऑर्गन्स हैं उन्हें भी इफेक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आपके जहन में आता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं कहती हूँ जी मेरे पास ये इनसिट्यू स्टेट है, इसमें इन्वेजन आ रही है, ठीक है। मेटास्टेसिस जो है वो कैंसरस स्टेट है। बच्चों इन्वेजन इन्वेजन ये मेरे पास कैंसर है, इसने नियर बाय सराउंडिंग में इन्वेड किया, नियर बाय, ठीक है, वहां तक नियर अपने करीब के एरिया में, ठीक है। मेटास्टेसिस क्या है, जिसमें मोर प्रिसाइजली मेटास्टेसिस में क्या आता है कि मेरा ट्यूमर सेल ब्रेक किया, ठीक है, मेरा ट्यूमर सेल ब्रेक किया, जिसमें मैंने इधर मेंशन किया, इसने ब्रेक किया प्राइमरी जगह से, जहां था वहां से ब्रेक किया फ्रॉम इट्स प्राइमरी स्पेस, वहां से माइग्रेट कर गया न्यू लोकेशन पे, यानी कि स्प्रेड कर गया ना, वहां से उसने माइग्रेट कर दिया, एस्टैब्लिशिंग अ न्यू और सेकेंडरी ट्यूमर। प्राइमरी ट्यूमर से जब हम सेकेंडरी ट्यूमर की स्टेट में आते हैं आफ्टर माइग्रेशन, देन दिस इज एक्चुअली द मेटास्टेसिस, ठीक है। ओके, अब एक और टर्म जिक्र नहीं आगे आ रहा, लेकिन फिर भी पता होनी चाहिए, दैट इज एट्रोफी, दैट इज रिडक्शन इन सेल साइज। ओके, अब हम लिपिड पॉट की तरफ आ जाते हैं वापस। अब लिपिड पॉट में इसने यूएस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, हम लोग पाकिस्तान से, लाहौर से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। इसमें इसने लिखा है कि हर साल 1.6 मिलियन जो आपके पास आते हैं पेशेंट्स, वो कैंसर के पेशेंट्स आते हैं जिनमें हम कैंसर डायग्नोज करते हैं इन यूनाइटेड स्टेट, और उनमें से भी जो क्वार्टरली पेशेंट्स हैं वो क्योर कर जाते हैं बाय द सर्जरीज एंड द लोकल रेडिएशंस। सो और मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है उनमें से वो सिस्टेमिक कीमोथेरेपी से उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं। इधर देखिए क्या समझ आ रहा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन? बच्चों क्या ओके, कोई डिफरेंस आपको लगता है कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी डिफरेंट है? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, पर कीमोथेरेपी के अंदर क्या रेडिएशन सारी हैं? हम लोग मोस्टली के कीमोथेरेपी के अंदर हम लोग ड्रग्स को पढ़ते हैं, ठीक है। दिखा है ना कि क्वार्टरली पेशेंट को हम सर्जरी और लोकल रेडिएशन से ट्रीट करते हैं, रेस्ट ऑफ द पेशेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, सिस्टेमिक कीमोथेरेपी से हम लोग ट्रीट करते हैं। मोस्टली क्या है, हम अपनी कीमोथेरेपी के अंदर ड्रग्स को रखते हैं, जो कैंसर सेल्स को किल करते हैं, ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये पाकिस्तान की स्टडी देख लेते हैं कि इन 2012 का एक आर्टिकल है कि अच्छा लिमिटेड हम लोगों के पास स्टडी अवेलेबल है कि जो हम लोगों के पास कैंसर के पेशेंट्स आते हैं कितने हैं। 2012 का ये आर्टिकल, इसके अंदर मेंशन है कि स्टडी की गई 2012 में, उसमें देखा गया कि प्रिवेलेंस कितनी है कैंसर की पाकिस्तान में, इस बेसिक एम था स्टडी का। उसमें देखा गया कि ऑलमोस्ट 63,415 मेल्स और 85,590 फीमेल्स were diagnosed with the disease, were diagnosed with the cancer। अच्छा, अब वर्ल्ड वाइड क्या है, हम लोगों के पास जो ज्यादा रेशियो आ रही है वो लंग कैंसर की आ रही है। पाकिस्तान में भी लंग कैंसर बहुत ज्यादा है, लेकिन अब ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता है, ठीक है। अब ब्रेस्ट कैंसर जो है वो नंबर 1 पे चला गया। अब एक लाहौर की स्टडी देख लेते हैं। ये स्टडी कंडक्ट की गई, इतना इजी नहीं ना डाटा कलेक्ट करना, ड्यूरिंग 2010 टू 2019। अब इसमें कितने आपके पास केसेस आए कैंसर के, 58,394। ये जस्ट वो केसेस थे जो लाहौर के थे।
और इन केसेस में भी आपके पास 57.1% फीमेल्स थी, ठीक है, जिन्हें कैंसर था, और उनमें भी ज्यादा रेशियो किस कैंसर की थी? ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, सो वर्ल्ड वाइड अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा कैंसर कॉमन है, क्या आंसर होगा? लंग कैंसर, ठीक है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर ऊपर आता जा रहा है। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा है, यानी कुछ परसेंट एज का डिफरेंस आ रहा है आपके पास, ठीक है। अब क्या चीज आपके लिपिड रिपोर्ट के अंदर मेंशन की है कि इन अ स्मॉल फ्रैक्शन तकरीबन 10% पेशेंट्स में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म क्योर हो जाता है, या फिर लॉन्ग टर्म रिमिशन होती है। ऐसा सुना है ना अक्सर लोगों को कहते हुए कि कैंसर था फिर दोबारा कैंसर हो गया। वो क्या चीज है? कैंसर अगर ठीक हो जाता है दैट इज क्योर हो गया। दोबारा कैंसर हो गया एक्चुअली इट मींस दैट इज प्रोलॉन्ग्ड रिमिशन। डिसअपियर था, डिजीज नहीं थी या डिक्रीज्ड स्टेट में कैंसर था, हमने कहा जी शायद खत्म हो गया, नो, दैट वाज एक्चुअली द प्रोलॉन्ग्ड रिमिशन, ये कुछ अरसे बाद दोबारा से हो गया। अब ये जो हम लोगों के पास कैंसर से रिलेटेड जो रिमिशन पीरियड मोस्टली आता है वो 5 साल का आता है। अच्छा जी, हम लोग पढ़े थे जी 10% में क्या है कि क्योर हो जाता है या फिर प्रोलॉन्ग्ड रिमिशन के चांसेस हैं, ओके। अच्छा, मोस्ट केसेस में क्या है? मोस्ट केसेस में देयर विल बी ओनली रिग्रेशन, यानी कि रिग्रेशन क्या था? हम लोगों ने अपने साइंस सिम्टम्स को डिक्रीज कर दिया बस। ज्यादातर ऐसे कहते हैं मेडिसिन खाते रहना पड़ेगा इसे, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया? दैट वाज द रिग्रेशन। रिग्रेशन मींस हम लोग लेस डेवलप्ड स्टेट में चले गए। हम लोगों ने अपने जो ट्यूमर का साइज जो है वो डिक्रीज कर दिया, एक्सटेंट ऑफ ट्यूमर कम कर दिया, लेकिन उसके बाद भी देयर आर चांसेस ऑफ रिलैप्स। रिलैप्स मींस रिटर्न के चांसेस हैं डिजीज के, और कैंसर में रिटर्न के बहुत ज्यादा चांसेस आते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली अल्टीमेटली किस चीज की तरफ ले जाता है? डेथ की तरफ। ऐसे सुना ज्यादातर कैंसर के पेशेंट की डेथ ही सुनी। ओके जी, अब हम लोगों ने पहले एक चीज डिस्कस कर ली ना पिछली स्लाइड में कि जी हम लोगों ने आर्टिकल खोला, आर्टिकल में से मुझे पता चला जी प्रोलॉन्ग्ड रिमिशन वार इज मोस्टली ऑफ 5 इयर्स। यही चीज अब इसने आपकी बुक के अंदर भी बच्चों मेंशन की है। देयर इज ओवरऑल 5% 5 इयर सर्वाइवल चांसेस। कितने लोगों में? 68% लोगों में, ठीक है। ये 5 जो वैल्यू ना हम लोगों के पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आपके पास कैंसर है, हम लोगों ने बताया कैंसर में मोस्ट कॉमन इज लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर की रेशियो ज्यादा जाती जा रही है। इसी तरह जो लंग कैंसर है वो जो कैंसर है, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर है ना, ये आपके पास नंबर 2 पोजीशन पे आ रहा है उन डिजीजेस में विच कॉज मोर्टेलिटी, ठीक है। कैंसर इज एट नंबर 2। जब आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ा था तो उसमें पढ़ा हुआ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस आर एट टॉप, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी। ऐसे स्लाइड्स को बुक को छोड़ो, मुझे देखो कैंसर में ये है ना कि सेल्स जल्दी से रेप्लिकेट कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं ना, सेल्स रेप्लिकेट कर रहे हैं। हम लोगों ने कीमोथेरेपी इस्तेमाल करनी है, एंटी कैंसर ड्रग्स इस्तेमाल करनी है। हमारी कोशिश तो यही है हम कैंसर सेल को खत्म ही कर दें, मार दें, यानी कि हम उस सेल को एपोप्टोसिस की प्रोसेस की तरफ ले जाएंगे। पढ़ा था ना प्रोसेस पैथोलॉजी में। अब इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है? दैट इज लीथल साइटोटॉक्सिक इवेंट की तरफ ले जाएं। साइटोटॉक्सिक मींस टॉक्सिक फॉर द सेल, और इतने एक्सटेंट के लिए टॉक्सिक था सेल के लिए कि उसने दैट इज लीथल, जिसने डेथ कॉज कर दी, ठीक है। सो हम लोगों का बेसिक एम ये है कि हम लोग कैंसर सेल को ही खत्म करें, ठीक है। अगर तो हम लोग कैंसर सेल को खत्म नहीं कर सकते, चलो उसकी ग्रोथ को हम स्टॉप कर दें, अरेस्ट कर दें, उसको मजीद स्प्रेड ना होने दें, ठीक है, मेडिकेशन इस्तेमाल करके या रेडिएशन यूज करके। अब हम लोगों ने फ्लोरोक्विनोलोन्स पढ़े ना अभी लास्ट में, तो उसमें क्या था जी? कैंसर सेल ऐसा कुछ लग रहा है ना कि रेप्लिकेट करें, उनका डीएनए आरएनए का कोई चक्कर आ रहा है। तो अब हम आगे जाके मोड ऑफ एक्शन भी पढ़ेंगे। इसमें एंटी कैंसर ड्रग्स का हम लोगों का बेसिक कॉमन मोड क्या है कि हमने किसी तरह डीएनए आरएनए की फॉर्मेशन को खत्म करना है, हमने प्यूरिन पिरिमिडीन्स को खत्म करना है ऐसे कैंसर सेल्स के अंदर। अब ये एडवर्स इफेक्ट्स क्यों आते हैं? अब ये तो हमारे ज़हन में ना, हम लोगों ने आइडियल सिचुएशन में चलना है कि मेरे कैंसर सेल्स जल्दी से रेप्लिकेट कर रहे हैं, ठीक है, ग्रो कर रहे हैं। अब मेरी
कीमोथेराप्यूटिक या एंटी कैंसर ड्रग्स हो सकता है ना, गलती से वो मेरे हेल्दी सेल्स को भी इफेक्ट कर दें। इस वजह से एडवर्स इफेक्ट्स हम लोग के पास ज्यादा आते हैं। इस वजह से हम लोग कहते हैं जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं वो हमें किस किस्म का कर्व देती हैं, दैट इज स्टीप रिलेशनशिप देती है। हम लोगों के अंदर मेंशन होगा। ओके, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं जो एंटी कैंसर सेल्स हैं, जो मेलिग्नेंट सेल्स हैं, हमारी ड्रग्स का करते हुए आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, मेलिग्नेंट सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। क्या करते हैं, जो दूसरे आपके पास नॉर्मल सेल्स हैं उन्हें भी इफेक्ट कर देती हैं। इन होल हम कह सकते हैं जो हमारी एंटी कैंसर ड्रग्स हैं वो प्रोलिफरेटिंग सेल्स को इफेक्ट करती हैं, जो कि रेप्लिकेट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हम लोगों के पास जो रिस्पॉन्स कर्व आता है दैट इज स्टीप डोज रिस्पॉन्स। अब स्टीप डोज रिस्पॉन्स क्या है? स्टीप डोज रिस्पॉन्स बच्चों ये देखो, ये तो एक मेरे पास नॉर्मल डोज रिस्पॉन्स कर्व है, मैंने डोज बढ़ाई, रिस्पॉन्स बढ़ता गया। स्टीप डोज रिस्पॉन्स में क्या है जी, कैंसर में ये रिस्पॉन्स देखा गया, मैंने थोड़ी सी डोज बढ़ाई, एब्रैक्ट इफेक्ट आ गया, एकदम से ज्यादा इफेक्ट आ गया, मेरे हेल्दी नॉन हेल्दी सेल्स दोनों इफेक्ट होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट्स आ गए। ठीक है, यही बेसिक वजह है कि आपके पास एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। एक तो भी आपका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है, ये भी एक वजह है। दूसरी बात ये जी, मेरी कोई ड्रग इस किस्म के उसने स्टीप डोज रिस्पॉन्स कर्व दे दिया, यानी कि मेरी थेराप्यूटिक और टॉक्सिक डोज में कितना माइनर सा डिफरेंस आ गया इसके अंदर। मोस्ट कॉमन जो आपको एडवर्स इफेक्ट मिलेगा एंटी कैंसर ड्रग्स का, दैट इज माइलोसुप्रेशन। आपके जो बोन मैरो, माइलोसुप्रेशन यानी कि जो आपकी जो बोन मैरो दैट विल बी सप्रेस्ड, डिक्रीज्ड फंक्शन हो जाएगा, दैट विल बी डिप्रेस्ड। तो वही तो हम लोगों का एक है ना, प्रोडक्शन हाउस है हम लोगों के सेल्स का, तो कितने ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे आप लोगों के पास। ठीक है, अब हम ऐसे तो नहीं ना चल सकते कि जी अब हम कैंसर की कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट ही ना निकाले। अब हम लोग किस चीज से काम कर रहे हैं जी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने इम्यून सिस्टम को, जो आपके टेक्स्ट में भी लिखा है, इम्यून सिस्टम को इस्तेमाल करके हम लोग कैंसर का ट्रीटमेंट करें। अच्छा, अब इतनी सी लाइन इसने लिख दी कि न्यू एजेंट्स हम बना रहे हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। अब आगे उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी भाई, ये क्या ऐसा लगता है एक नई टर्मिनोलॉजी की तरफ हम लोग जाते जा रहे हैं। बेसिकली लिपिनकोट में वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कैंसर इम्यूनोथेरेपी की। कैंसर इम्यूनोथेरेपी भी कैंसर की ट्रीटमेंट करें बाय यूजिंग योर इम्यून सिस्टम। अच्छा, अब इम्यून सिस्टम हम लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बाद कैंसर इम्यूनोथेरेपी की हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी इंटरनेट से, वहां से हमने पढ़ा कि इट इज इन्वॉल्व्ड और इट यूजेस द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। भी कौन से कंपोनेंट्स इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी और डिटेल में गए। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी एंटीबॉडीज इस्तेमाल करते हैं। हमारी एंटीबॉडीज बेसिकली बाइंड करती हैं और इनहिबिट करती हैं उन प्रोटीन्स के साथ विच आर सिंथेसाइज्ड बाय द कैंसर सेल्स। ये बेसिकली जनरल मोड ऑफ एक्शन है, डिटेल में तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये, लेकिन फिलहाल समझने के लिए याद रखो हम लोगों ने अपनी एंटीबॉडीज को यूज करना है। हमारी एंटीबॉडीज, एक हमारी तरफ पास एंटीबॉडीज है, दूसरी तरफ कैंसर सेल्स है जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेरी इस एंटीबॉडी ने कैंसर सेल्स की प्रोटीन्स के साथ जाके बाइंड करना है, उसे इनएक्टिव कर देना, उसे किसी किस्म का कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करने देना। ठीक है, सो अच्छा, अब मुझे बताओ पॉसिबिलिटी है वायरसेस की वजह से कैंसर हो, है ना? देखो एक हम लोगों के पास, अच्छा बच्चों को चार्ट भी देखो ना, वैक्सीनेशंस के चार्ट में भी अब वैक्सीन आ रही है ना, सर्वाइकल कैंसर की आ रही है ना वैक्सीन, अब बच्चों को लगवाते हैं। अच्छा, ये मैंने एक वैक्सीन का नाम लिखा, दैट इज फॉर सर्वाइकल कैंसर। वैक्सीन का नाम क्या है? कार्डेसिल। ओके, अब ये देखो इसके अंदर क्या लिखा है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, यानी कि अच्छा इधर से मैंने देखा ही तो वायरस का नाम लिखा है, इट मींस वायरस। मैंने फिर जी गूगल किया, पता चला जी वायरसेस भी कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, अब ये कौन सी वैक्सीन है? दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, दैट इज अप्रूव्ड बाय FDA एंड दैट इज यूज्ड फॉर सर्वाइकल कैंसर। ओके, कैन वायरसेस, अब मुझे बताओ कैन वायरसेस कॉज कैंसर? यस। अब एग्जांपल से एक एग्जांपल अभी हम लोगों ने किस वायरस की पढ़ी? HPV की, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की पढ़ी। वो कौन सा कैंसर कॉज करता है? सर्वाइकल कैंसर। हेपेटाइटिस सी के बारे में भी तो सुना है ना, हेपेटाइटिस
सी कौन सा कैंसर कॉज करेगा? लिवर कैंसर कॉज करेगा, नॉन हॉस्टिन लिम्फोमा कॉज करेगा। ठीक है, तो बच्चों ये थी जनरल एक इंट्रोडक्शन कैंसर का, थोड़ा सा और इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।